जिनका पूरा नाम है गौरापंत शिवानी। ये आधुनिक काल की महिला कहानीकारों में अग्रणी स्थान रखती है। इस कहानी में उन्होंने एक पोलियोग्रस्त लड़की का जिक्र किया है, चर्चा की है, और उसके माध्यम से हमें ये बताने की कोशिश की है कि आदमी किसी भी परिस्थिति में आगे जा सकता है। We should not wait for the favorable conditions. We should fight to achieve our goals. यही इस कहानी का मुख्य उद्देश्य है। एक कवि ने कहा है कि दूरी कहीं कोई नहीं, केवल समर्पण चाहिए, कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए। तो उसी मन की चर्चा इस कहानी में लेखिका ने की है। कहानी देखते हैं। कभी कभी अचानक ही विधाता हमें ऐसे विलक्षण व्यक्तित्व से मिला देता है। विलक्षण माने जिसके लक्षण विचित्र हैं, जिसे देखकर हम सरप्राइज हो जाएं। तो कभी कभी अचानक ही विधाता हमें ऐसे विलक्षण व्यक्तित्व पर्सनैलिटी से मिला देता है जिसे देख स्वयं अपने जीवन की रिक्तता बहुत छोटी लगने लगती है, जिसको देखने के बाद हमको ये समझ में आने लगता है कि हमारा जो दुख है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, हमसे कहीं ज़्यादा दुखी लोग इस संसार में रहते हैं। जीवन की रिक्तता बहुत छोटी लगने लगती है। हमें तब लगता है कि भले ही उस अंतर्यामी ने हमें जीवन में कभी अकस्मात अकारण ही दंडित कर दिया हो, किंतु हमारे किसी अंग को हमसे विच्छिन्न कर हमें उससे वंचित तो नहीं किया। उसे देखकर, उस व्यक्तित्व को, उस विलक्षण व्यक्तित्व को देखकर हमको ये समझ में आ जाता है कि विधाता ने हमें गाहे बगाहे बीच बीच में भले ही छोटा मोटा दंड दिया हो, पनिशमेंट दिया हो, लेकिन उतना बड़ा पनिशमेंट नहीं दिया है कि फिर उससे ज़्यादा और न दिया जा सके। हमें बहुत कम पनिशमेंट दिया है, हमसे कहीं ज़्यादा पनिशमेंट उसने दूसरों को दे रखा है। विच्छिन्न कर हमें उससे वंचित तो नहीं किया, फिर भी हमें से कौन ऐसा मानव है जो अपनी विपत्ति के कठिन क्षणों में विधाता को दोषी नहीं देता, लेकिन इसके बावजूद भी हम विपत्ति के समय में विधाता को दोष देते हैं कि उसने मेरे साथ बहुत बुरा किया, ऐसा किया, ऐसा किया। दरअसल मनुष्य की समस्या यह है कि वो अपनी परेशानियों से कम दुखी है, दूसरों के आनंद से ज़्यादा दुखी है। तो हम लोग प्रायः इसलिए भी दुखी हो जाते हैं कि मुझे इतना ही दिया, उसे इतना दे दिया। तो इन स्थितियों से बचना होगा, इस तरह की सोच से बचने की जरूरत है। मैंने अभी पिछले ही महीने एक ऐसी अभिशप्त काया, एक ऐसी काया जिसे अभिशाप दिया गया है, कर्ष, उसे कर्ष है। कर्ष का मतलब है कि वो बहुत खराब स्थिति में है, अभिशापित है, दुखी है। ठीक है, मैंने अभी पिछले ही महीने एक ऐसी अभिशप्त काया देखी है जिसे विधाता ने कठोरतम दंड दिया है, जिसे विधाता ने कठोरतम दंड दिया है, किंतु उसे वह नतमस्तक आनंदी मुद्रा में झेल रही है, विधाता को पोष कर रही है। उस विलक्षण प्रतिभा को जब हम देखते हैं तो उसको देखकर ये लग रहा है कि इसे विधाता ने कितना कठोर दंड दिया है, कितना बड़ा अभिशाप दिया है। लेकिन वो जो व्यक्ति है या जो जिसके बारे में यहाँ कहा जा रहा है, यहाँ एक स्त्री, एक लड़की का जिक्र है, वो लड़की इन तमाम चीजों को, इस पूरे अभिशाप को नतमस्तक होकर माने इसे ही अपना भाग्य मानकर या भगवान का वरदान मानकर, माने वो इसे अभिशाप नहीं मानते, वो इसे वरदान मानकर आनंदी मुद्रा में पूरे आनंद के साथ इसको काटे जा रही है, झेले जा रही है। उसे विधाता से कोई शिकायत नहीं है। ऐसी विलक्षण प्रतिभाएं बहुत कम है जो विधाता से कोई शिकायत नहीं करती। उन्हें जो मिल जाता है उसे वो अपनी तकदीर, अपना भाग्य मानकर उसी के सहारे जीवन पथ पर आगे बढ़ती हैं और अपने लक्ष्य को पाने के लिए संघर्ष करती हैं। विधाता को कोसते नहीं। उसकी कोठरी का अहाता एकदम हमारे बंगले के अहाते से जुड़ा था। उसकी कोठी का जो अहाता था, कॉरिडोर था, बरामदा था, वो हमारे बंगले के अहाते से जुड़ा हुआ था। अपनी जुड़ा हुआ था माने ज्वाइन नहीं था, क्लोज था। यहाँ जुड़ा का मतलब क्लोज होगा। अपनी शानदार कोठी में उसे पहली बार कार से उतरते देखा। मैंने देखा कि वो अपनी शानदार कोठी में कार से उतर रही है। यही उसके साथ
मेरी पहली मुलाकात थी। यहाँ मुलाकात भी नहीं है, यहाँ कवयित्री जो है वो दूर से देख रही है। ऐसा नहीं कि उसके पास जाकर उससे बात कर रही है। शानदार कोठी में उसे पहली बार कार से उतरते देखा तो आश्चर्य से देखते ही रह गए, और जब देखा तो बड़े आश्चर्य के सामने सरप्राइज तरीके से उसे देखते ही रह गए। कार का द्वार खुला, एक प्रौढ़ा ने उतरकर, प्रौढ़ा माने जिसकी उम्र थोड़ा ज्यादा हो, प्रौढ़, द्वार खुला, एक प्रौढ़ा ने उतरकर पिछली सीट से एक व्हील चेयर निकालकर सामने रख दिया। पिछली की कार की पिछली सीट पर एक व्हील चेयर था जिसे निकालकर उस प्रौढ़ा ने सामने रख दिया। सामने रख दिया, कार का द्वार खुला, एक प्रौढ़ सामने रख दी और भीतर चले गए, और रखकर फिर भीतर चली गई। दूसरे ही क्षण धीरे धीरे बिना किसी सहारे के कार से एक युवती ने अपने निर्जीव धड़ को बड़ी दक्षता से नीचे उतारा, और उसके बाद कार से एक स्त्री उतरती है जिसका आधा शरीर पूरी तरह से निर्जीव था। निर्जीव धड़ को दक्षता से नीचे उतारा। दक्षता से माने बड़ी चतुराई से, बड़े सलीके से नीचे उतारा। फिर बैसाखियों से व्हील चेयर तक पहुंच, और फिर बैसाखियों का सहारा लेकर व्हील चेयर तक पहुंचती। व्हील चेयर तक पहुंच उसमें बैठ गई और बड़ी तटस्थता से उसे स्वयं चलाती कोठी के भीतर चली गई, और बड़ी तटस्थता, तटस्थता का मतलब होता है डिसइंटरेस्टेड, माने निष्पक्ष भाव से उसे चलाते हुए कोठी के अंदर चली गई। फिर नित्य नियत समय पर उसका यह विचित्र आवागमन देखती और आश्चर्यचकित रह जाती। और इसी तरह ये सिलसिला शुरू होता है, और जो लेखिका है, जो कहानीकार है, वो रोज इसी समय पर उसको इसी तरह देखती है। विचित्र आवागमन, आना जाना, आवागमन माने आना जाना देखती है और आश्चर्यचकित रहती है कि कैसे एक अपाहिज लड़की अपने काम स्वयं करती है। चकित रह जाती, ठीक जैसे कोई मशीन खटखटाता अपना काम किए चली जा रही हो। उसे देखकर ऐसा लगता था जैसे कोई मशीन अपना काम बस चुपचाप किए जा रही है। मशीन बात नहीं करती, प्रश्न नहीं करती, बस अपना काम किए जाती है। ठीक वैसे ही बोल रही, विधाता से कोई प्रश्न नहीं करती कि आपने मुझे ऐसा क्यों किया, बस वो अपने काम को हमेशा की तरह किए जा रही है। धीरे धीरे मेरा उससे परिचय हुआ, और ये सिलसिला धीरे धीरे परिचय में बदलता है। कहानी सुनी तो दंग रह गई। नियति के प्रत्येक कठोर आघात को अति अमानवीय धैर्य एवं साहस से झेलती वह बित्ते भर की लड़की मुझे किसी देवांगना से कम नहीं लगी। यहाँ लेखिका कह रही है कि वो जो बित्ते भर की लड़की है, बित्ते भर की लड़की का मतलब ये नहीं वो बित्ते भर की है, ये एक मुहावरा है जिसका अर्थ है बहुत कम उम्र की छोटी लड़की थी, और अमानवीय धैर्य था उसमें। अमानवीय धैर्य का मतलब इतना धैर्य था जो किसी आदमी में नहीं हो सकता है, वो तो किसी फरिश्ते में, किसी देवांगना में नहीं हो सकता है। तो यहाँ लेखिका को ये लड़की एक देवांगना की तरह लग रही है, क्योंकि इसके अंदर अमानवीय जो पेशेंस है वो बहुत अधिक है। एक मनुष्य में इतना पेशेंस, इतना धैर्य नहीं हो सकता। अपनी धैर्य एवं साहस से झेलती और बित्ते भर की लड़की मुझे किसी देवांगना से कम नहीं लगती। मैं चाहती हूँ कि मेरी पंक्तियों को उदास आंखों वाला वह गोरा उजले वस्त्रों से सज्जित लखनऊ का मेधावी युवक भी पढ़े। अब यहाँ जो रचनाकार है वो लखनऊ के एक युवक की बात कर रही है कि वो व्यक्ति भी इस कहानी को पढ़े, इस कहानी को देखकर उसे कुछ शिक्षा मिलेगी। अब आगे हम लोग देखेंगे कि उस युवक के साथ कौन सी घटना घटी थी। पढ़े, जिसे मैंने कुछ माह पूर्व, कुछ महीने पहले अपनी बहन के यहाँ देखा था। अपनी बहन के यहाँ रचनाकार ने उसे अपनी बहन के यहाँ देखा था। बहन के यहाँ देखा था, वह IAS की परीक्षा देने इलाहाबाद गया था। जिस व्यक्ति की बात यह रचनाकार कर रही है वो IAS की परीक्षा देने इलाहाबाद गया था। लौटते समय किस स्टेशन पर चाय लेने उतरा, और वो व्यक्ति जब लौट रहा था इलाहाबाद से तो किस स्टेशन पर चाय लेने के लिए उतरा। चाय लेने को उतरा कि गाड़ी चल पड़ी। जैसे ही वो उतरा गाड़ी चल पड़ी। चलती ट्रेन में हाथ में कुल्हड़ सहित चढ़ने के प्रयास में गिरा
और पहिए के नीचे हाथ पड़ गया। प्राण तो बच गए पर दाया हाथ चला गया। उसी विच्छिन्न भुजा के साथ साथ मानसिक संतुलन भी खो बैठा, और जब उसका हाथ कट गया तो वो कुछ पागलों की सी स्थिति में आ गया। हाँ, जो दिमागी संतुलन था वो हो गया, मानसिक संतुलन भी खो बैठा। पहले दुख भुलाने के लिए नशे की गोलियां खाने लगा, और अपने दुख को, दर्द को भुलाने के लिए नशे की गोलियां खाने लगा। और अब नूर मंजिल का शरीर ही है, केवल एक हाथ खोलकर उसने केवल एक हाथ खोकर उसने हथियार डाल दिए। कवित्री यहाँ कह रही है, रचनाकार यहाँ कह रही है, कहानीकार जो है वो यहाँ कह रहा है कि उसका सिर्फ एक हाथ गया था, लेकिन उसी दुख में उसने अपना पूरा जीवन नष्ट कर दिया। केवल एक हाथ खोकर उसने हथियार डाल दिए। हथियार डाल देने का मतलब है कि वो डिप्रेशन में आ गया, और आगे जो उसका लक्ष्य था उसे प्राप्त नहीं कर सका। हथियार डाल दिए। इधर चंद्रा, जिसका निचला धड़ है निष्प्राण मांस पिंड मान, लेकिन यहाँ जो चंद्रा है उसका जो निचला धड़ है वो निष्प्राण सिर्फ मांस पिंड है, माने उसमें कोई हरकत नहीं, कोई सेंसेशन नहीं है। मांस पिंड मान सदा उत्फुल्ल है, लेकिन इसके बावजूद भी वो हमेशा उत्फुल्ल है। चेहरे पर विषाद की एक रेखा भी नहीं, और उसके चेहरे पर अर्थात चंद्रा के चेहरे पर विषाद की अर्थात दुख की, दर्द की कोई रेखा नहीं, कोई निशान नहीं, कोई इंप्रेशन नहीं है। दुखित इंप्रेशन उसके चेहरे पर नहीं। बुद्धिदीप्त आंखों में अदम्य उत्साह, और उसकी बुद्धिदीप्त आंखें हैं, जो आंखें हैं वो बुद्धि से दीप्त है। उसकी आंखों से उसकी बुद्धिमानी छलक रही। बुद्धि से दीप्त माने बुद्धि के दिए जल रहे हैं। आंखों में अदम्य उत्साह है, और आंखों में क्या है? अदम्य, बहुत सा उत्साह है, किसी तरह का कोई डिप्रेशन नहीं। अदम्य उत्साह, प्रतिपल प्रतिक्षण उत्कृष्ट जिजीविषा, और हर समय हर क्षण उसके अंदर एक जिजीविषा है, माने जीने की इच्छा है। वो हर समय संघर्ष करके जीना चाह रहे हैं। जिजीविषा, और फिर कैसी कैसी महत्वाकांक्षाएं हैं, और उसके अंदर सिर्फ जिजीविषा ही नहीं है, उसके अंदर महत्वाकांक्षाएं हैं। यहाँ जो रचनाकार है वो महत्वाकांक्षा की बात क्यों करता है? अगर उसके अंदर यानी डॉक्टर चंद्रा के अंदर महत्वाकांक्षा न होती तो वो एक आम नारी बनकर रह जाती, वो डॉक्टर चंद्रा नहीं बनती। महत्वाकांक्षाएं, मंडप, आप लखनऊ जाते ही मैडम आप लखनऊ जाते ही मुझे ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट से पूछकर यह बताइए कि क्या वहाँ आने पर मेरे विषय माइक्रोबायोलॉजी से संबंधित कुछ सामग्री मिल सकेगी। अब चंद्रा मैडम से कह रहे हैं कि जब आप लखनऊ जाइएगा तो वहाँ जो इंस्टीट्यूट है वहाँ से पूछकर बताइएगा कि माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड कोई मटेरियल मिल सकेगा जिसे वो पढ़ सके। सामग्री माने सामान। मैडम आप कह रही थी कि आपके दामाद हवाई के ईस्ट वेस्ट सेंटर में है। आप हवाई एक जगह है, हवाई के ईस्ट वेस्ट सेंटर में है। क्या आप उन्हें मेरा बायोडाटा भेजकर पूछ सकेंगे कि मुझे वहाँ की कोई फेलोशिप मिल सकती है? क्या आप अपने दामाद को मेरा बायोडाटा भेजकर ये पूछ सकती हैं कि उन्हें कोई फेलोशिप, कोई स्कॉलरशिप मिल सकती है? यहाँ कभी सामान्य सी हड्डी टूटने पर, यहाँ कभी सामान्य सी हड्डी टूटने पर या पैर में मोच आने पर भी प्राण ऐसे कंठगत हो जाते हैं जैसे विपत्ति का आकाश ही सिर पर टूट गया। यहाँ रचनाकार कह रही है कि हमारे ऊपर छोटी सी विपत्ति आती है तो हमारे कंठ अवरुद्ध हो जाते हैं, ऐसा लगता है जैसे विपत्ति का पहाड़ टूट गया है। और इधर यह लड़की है कि पूरा निचला धड़ सुन्न है, फिर भी बोटी बोटी फड़क रही है। बोटी बोटी मैंने बहुत ज़्यादा चेयर है, बोटी बोटी फड़क रहा है, वहाँ आ रहा है, मैंने बहुत ही इनर्जेटिक है, खुश है, आनंद से भरी हुई है। ऊंची नौकरी की एक ही नीरस करवट में उसकी निरंतर प्रतिभा डूबती जा रही है। आजकल वह आईआईटी मद्रास में काम कर रही है। जन्म के 18वें महीने में ही जिसकी गर्दन के नीचे का पूरा शरीर पोलियो ने निर्जीव कर दिया हो, उसने किस अद्भुत साहस से नियति को अंगूठा दिखा अपनी थीसिस पर डॉक्टरेट ली होगी। यहाँ जो
रचनाकार है वो कह रही है कि उम्र के 18वें महीने में थी जिसका निचला धड़ पूरी तरह से पोलियो से ग्रस्त हो गया हो, निर्जीव हो गया हो, उसमें कितना साहस रहा होगा, उसमें कितना साहस रहा होगा कि उसने डॉक्टरेट की उपाधि ली होगी। मैडम, मैं चाहती हूँ कि कोई मुझे सामान्य सा सहारा भी न दे। वो लड़की कहती है कि मैडम, मैं चाहती हूँ कि मुझे कोई सामान्य सा भी सहारा न दे। आप लोगों ने सलमान खान की एक पिक्चर देखी होगी कि मुझ पर बस इतना ही एहसान करो कि मुझ पर कोई एहसान न करो। वही डायलॉग इस लड़की का भी है, बस तरीका बदल गया है। मैडम, मैं चाहती हूँ कि कोई मुझे सामान्य सा सहारा भी न दे। आप तो देखती हैं मेरी माँ को मेरी कार चलाना पड़ता है। मैंने इसी से एक कार का नक्शा बना कर दिया है जिससे मैं अपने पैरों के निर्जीव अस्तित्व को भी सजीव बना दूँगी। ये लड़की कहती है कि मेरी माँ को मेरी कार चलानी पड़ती है, इसलिए मैंने एक ऐसे कार का नक्शा बना कर दिया है जिससे मैं अपने निर्जीव शरीर को भी सजीव बना दूँगी। ये देखिए, मैंने अपनी प्रयोगशाला से अपना संचालन सुगम बना दिया है। मैं अपना सारा काम अब स्वयं निपटा लेती हूँ। मैं अपना सारा काम अब स्वयं कर लेती हूँ। ठीक है, तो उसने मुझे तस्वीरें दिखाई। माने ये डॉक्टर चंद्रा और लेखिका के बीच की बातें। उसने मुझे तस्वीरें दिखाई। समस्त सामग्री उसके हाथों में पहुंचकर ऐसे धरी थी कि निचला धड़ ऊपर उठाए बिना ही मनचाही सामग्री मेज से उतार सकती थी। सारी चीजें उसके पास इस तरीके से रखी हुई थी कि वो निचले धड़ को नीचे टिकाए बिना ही सारी चीजें वो ले सकती थी, अपने कार्य कर सकती थी। माने उस तरह की व्यवस्था कर दी गई थी कि उसे किसी तरह की असुविधा न हो। मनचाही सामग्री मेज से उतार सकती थी, किंतु उसकी आज की इस पटुता के पीछे, पटुता माने बुद्धिमानी, उस पटुता के पीछे पीछे है एक सुदीर्घ कठिन अभ्यास की यातनाप्रद भूमिका। लेकिन आज जो इतना वो दक्ष बन गई है, जो पटु है, चालाक है, अपने काम को कर पा रही है, उसके पीछे एक लंबी प्रैक्टिस है और उसी प्रैक्टिस से उसे आज ऐसा बना दिया है। पीछे की सुदीर्घ माने लंबी और अच्छी, सुदीर्घ कठिन अभ्यास में प्रैक्टिस, सुदीर्घ अभ्यास की यातनाप्रद, उस अभ्यास को उसे कष्ट भी हुए थे, इसलिए वो जो अभ्यास का दौर था वो बड़ा यातनाप्रद था, यातनाप्रद भूमिका। स्वयं डॉक्टर चंद्रा के प्रोफेसर के शब्दों में हमने आज तक, डॉक्टर चंद्रा के प्रोफेसर इस बात को कह रहे हैं, हमने आज तक 2 व्यक्तियों द्वारा सम्मिलित रूप में नोबेल पुरस्कार पाने के ही विषय में सुना था, किंतु आज हम शायद पहली बार इस पीएचडी के विषय में भी कह सकते हैं। देखा जाए तो यह डॉक्टरेट भी संयुक्त रूप से मिलना चाहिए। अब डॉक्टर चंद्रा के जो प्रोफेसर हैं वो कह रहे हैं कि अगर देखा जाए तो ये डॉक्टरेट की उपाधि भी संयुक्त रूप से मिलनी चाहिए डॉक्टर चंद्रा और उसकी अद्भुत साहसी जर्नी श्रीमती सुब्रमण्यम को। डॉक्टर चंद्रा के जो प्रोफेसर हैं वो कह रहे हैं कि ये जो पीएचडी की उपाधि डॉक्टर चंद्रा को मिली है, अगर देखा जाए तो ये डॉक्टर चंद्रा और श्रीमती सुब्रमण्यम को सम्मिलित रूप से पीएचडी की उपाधि दी जानी चाहिए। 25 वर्ष तक इस सहिष्णु महिला ने पुत्री के साथ साथ कैसी कठिन साधना की और इस साधना का सुखद अंत हुआ। 1976 में जब चंद्रा को डॉक्टरेट मिला माइक्रोबायोलॉजी में अपंग स्त्री पुरुषों में, इस विषय में डॉक्टरेट पाने वाले डॉक्टर चंद्रा प्रथम भारतीय हैं। जब इसे सामान्य ज्वर के चौथे दिन पक्षाघात हुआ तो गर्दन के नीचे का सर्वांग अचल हो गया। डॉक्टर चंद्रा के बारे में कहा जा रहा है कि डॉक्टर चंद्रा की जब ये स्थिति हुई थी, उनके गर्दन के नीचे का जो पूरा शरीर था वो शून्य हो गया था। तो उसके पहले उन्हें एक सामान्य ज्वर हुआ था और उस सामान्य ज्वर के बाद ही ये पूरा का पूरा शरीर, गर्दन के नीचे का पूरा शरीर पोलियोग्रस्त हो गया था। जब इसे सामान्य ज्वर के चौथे दिन पक्षाघात की बीमारी होती है, पक्षाघात हुआ तो गर्दन के नीचे का सर्वांग अचल हो गया। अचल माने जो हिल डुल ना सके, जिसमें मोशन न हो, अचल हो गया। भयभीत होकर हमने बड़े से बड़े डॉक्टरों को दिखाया। सबने एक स्वर में कहा, आप व्यर्थ पैसा बर्बाद मत कीजिए, आपकी पुत्री जीवन भर केवल गर्दन ही हिला पाएगी, संसार की कोई भी शक्ति इसे रोग मुक्त नहीं कर सकती।
सहसा श्रीमती सुब्रमण्यम का कंठ अवरुद्ध हो गया। फिर वे धीमे स्वर में मुझे बताने लगी। श्रीमती सुब्रमण्यम बता रही है यहाँ पर, मेरे गर्भ में तक इसका भाई आ गया था। इसके भयानक अभिशाप के बावजूद मैंने कभी विधाता से यह नहीं कहा कि प्रभु इसे उठा लो। डॉक्टर सुब्रमण्यम बता रही कि इसे ये जो भयानक अभिशाप मिला हुआ है, उसके बावजूद भी मैंने भगवान से कभी ये नहीं कहा कि हे भगवान इसे उठा लो, इसे उठा लो। इसके इस जीवन से तो मौत भर लिया, मैंने ये भी नहीं कहा। मैं निरंतर इसके जीवन की भीख मांगती रही। केवल सिर हिलाकर यह इधर उधर देख भर सकती थी। न हाथों में गति थी, न पैरों में। फिर भी मैंने आशा नहीं छोड़ी। एक ऑर्थोपेडिक सर्जन की बड़ी ख्याति सुनी थी, वहाँ ले गई। 1 वर्ष तक कष्टसाध्य उपचार चला और एक दिन स्वयं ही उसके ऊपरी धड़ में गति आ गई। हाथ हिलने लगी। नन्ही उंगलियां मुझे बुलाने लगी। एक ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास ले गए, जहाँ 1 साल तक उपचार हुआ और उससे थोड़ा फायदा ये हुआ कि उसकी उंगलियां चलने लगी। थोड़ी सी उसके धड़ के ऊपर के हिस्से में गति आ गई, हिलने लगी। नन्ही उंगलियां मुझे बुलाने लगी। निर्जीव धड़ को मैंने सहारा देकर बैठना सिखा दिया। 5 वर्ष की हुई तो मैं ही इसका स्कूल बनी। मेधावी पुत्री की विलक्षण बुद्धि ने फिर मुझे चमत्कृत कर दिया और इसकी जो विलक्षण बुद्धि थी, जो अद्भुत बुद्धि थी, उसने मुझे चमत्कृत कर दिया। सरस्वती स्वयं ही जैसे आकर जिह्वार पर बैठ गई हो। ऐसा लग रहा था जैसे सरस्वती स्वयं आकर इसकी जिह्वार पर, जीभ के अगले भाग पर बैठ गई हो। जिह्वार माने जीभ का अगला भाग, जिह्वार पर बैठ गई थी। बंगलोर के प्रसिद्ध माउंट कार्मेल में उसे प्रवेश दिलाने में मुझे कन्वेंट जो द्वार था, वहां पर लगभग धरना ही देना पड़ा। नहीं मिसेस सुब्रमण्यम, मदर ने कहा, हमें आपसे पूरी सहानुभूति है, पर आप ही सोचिए, आपकी पुत्री की व्हील चेयर कौन पूरे क्लास में घुमाता फिरेगा। वहाँ की जो मदर है वो मिसेस सुब्रमण्यम से कहती है कि आप ही सोचिए, आपसे मुझे सिंपैथी है, आपकी बेटी की बुद्धि जो है वो विलक्षण है, लेकिन आप ही बताइए कि इसके व्हील चेयर को लेकर सारा दिन कौन घूमेगा क्लास में, कौन पूरे क्लास में घुमाता फिरेगा। आप चिंता न करें मदर, मैं हमेशा उसके साथ रहूंगी। और फिर पूरी कक्षाओं में अपंग पुत्री की कुर्सी की परिक्रमा मैं स्वयं करती और जब तक वो पढ़ती रही क्लास में उसकी कुर्सी की परिक्रमा में स्वयं करती। वे पीरियड दर पीरियड उसके पीछे खड़ी रहती। प्रत्येक परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर चंद्रा ने स्वर्ण पदक जीते और जितनी भी परीक्षाएं हुई सब में चंद्रा ने सबसे अधिक नंबर प्राप्त किए, सर्वोच्च स्थान प्राप्त किए और उसे गोल्ड मेडल, स्वर्ण पदक मिला। बीएससी किया प्राणी शास्त्र से, एमएससी में प्रथम स्थान प्राप्त किया और प्राणी शास्त्र से जो जीव विज्ञान था उसमें उसने एमएससी में प्रथम स्थान प्राप्त किया और बंगलोर के प्रख्यात इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में अपने लिए स्पेशल सीट अर्जित की। और इसके बाद बंगलोर के प्रख्यात इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में अपने लिए स्पेशल सीट अर्जित की। केवल अपनी निष्ठा, धैर्य एवं साहस से 5 वर्ष तक प्रोफेसर सेठना के निर्देशन में शोध कार्य किया। इसी बीच माता पिता ने पेंसिल्वानिया में से व्हील चेयर मंगवा दी, जिससे डॉक्टर चंद्रा स्वयं चलाती हुई पूरी प्रयोगशाला में बड़ी सुगमता से घूम सकती थी। और इसी दरमियान उसके जो माता पिता थे, पेंसिल्वानिया से एक व्हील चेयर मंगाया जिसे डॉक्टर चंद्रा स्वयं चला सकती थी। पूरी प्रयोगशाला में जो लेबोरेटरी थी उसमें वो उस व्हील चेयर को स्वयं चलाती और इधर उधर घूम सकती थी। लेदर जैकेट से कठिन जिरह बख्तर पहनने का वस्त्र है। जिरह बख्तर में फंसी उस हंसमुख लड़की को देख मुझे युद्ध क्षेत्र में डटे राणा सांगा का स्मरण हुआ था। जब मैं उस लड़की को कार्य करते हुए देखती थी, लेखिका कह रही है कि जब मैं उस लड़की को कार्य करते हुए देखती थी तो मुझे लगता था जैसे राणा सांगा युद्ध कर रहे हो। उसने परिस्थितियों से कभी हार नहीं मानी। राणा सांगा का स्मरण हुआ था। शत विशत शरीर में असंख्य घाव, आभा मंडित भव्य मुद्रा, ये राणा सांगा के विषय में कहा गया है। मैडम आप तो लिखती हैं, मेरी ये कविताएं देखिए, कुछ दम है क्या इनमें। मैडम अब ये मिसेस सुब्रमण्यम कह रही हैं कि मैडम आप तो लिखती हैं, जरा ये कविताएं देखिए, क्या इसमें दम है। मैंने जब ये कविताएं देखी तो आंखें भर आई। जो उदासी उसके चेहरे पर कभी नहीं आन पाई,
जब मैडम यानी लेखिका जो है उसकी कविताओं को देखती है तो उसकी आंखें भर आई। उसने पहली बार ये जाना कि जो उदासी उसके चेहरे पर कभी नहीं आ पाई वो उसकी कविता में दिखाई दे रही थी। मैंने जब ये कविताएं देखी तो आंखें भर आई। जो उदासी उसके चेहरे पर कभी ना आ पाई वह अनजाने में उसकी कविता में झलक आई थी। फिर उसने अपनी कढ़ाई बुनाई के सुंदर नमूने दिखाए। लड़की के दोनों हाथ जैसे दोनों पैरों का भी काम करते। उस लड़की के दोनों हाथ ऐसे लग रहे थे जैसे दोनों पैरों का काम कर रहे हैं, माने पैरों का भी काम वो हाथों से ले लिया करती थी, उनका ही काम कर रहे हो। निरंतर मशीनी खटखट में चलते रहते हैं। जर्मन भाषा में माता पुत्री दोनों ने मैक्स मूलर भवन में विशेष योग्यता सहित परीक्षा उत्तीर्ण की। उसने जर्मन भाषा भी सीखी और मैक्स मूलर भवन जो है वहाँ से उन्होंने जर्मन भाषा सीखी। गर्ल गाइड में राष्ट्रपति का स्वर्ण कार्ड पाने वाली वह प्रथम अपंग महिला थी। यही नहीं, भारतीय और पाश्चात्य संगीत दोनों में उसकी समान रुचि थी। अपने एल्बम को अपनी निर्जीव टांगों पर रखकर वह मुझे अपने चित्र दिखाने लगी। वो अपने उसके जो टांग थे वो निर्जीव थे, धड़ के नीचे का पूरा हिस्सा निर्जीव हो चुका था। वो अपने एल्बम को अपने निर्जीव टांगों पर रखकर वह मुझे अपने चित्र दिखाने लगी। पुरस्कार ग्रहण करती डॉक्टर चंद्रा प्रधानमंत्री के साथ मुस्कुराती खड़ी डॉक्टर चंद्रा, राष्ट्रपति को सलामी देती बालिका चंद्रा और व्हील चेयर में लेदर जैकेट में जकड़ी बैसाखियों का सहारा देकर अपनी डॉक्टरेट ग्रहण करती डॉक्टर चंद्रा। मेरी बड़ी इच्छा थी मैं डॉक्टर बनूं, मैं अपंग। डॉक्टर मेरी वर्गीज के सफल जीवन की कहानी पढ़ चुके थे। डॉक्टर मेरी वर्गीज भी कोई एक डॉक्टर थी जो कि अपंग थी, उनकी कहानी पढ़ चुकी थी। परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने पर भी मुझे मेडिकल में प्रवेश नहीं मिला। डॉक्टर चंद्रा ने सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया था लेकिन उन्हें प्रवेश इसलिए नहीं मिला क्योंकि वो सर्जरी नहीं कर सकती थी। कहा गया मेरा निचला घर निर्जीव है, मैं एक सफल शल्य चिकित्सक नहीं बन पाऊंगी। डॉक्टरों का कहना था कि एक सफल शल्य चिकित्सक नहीं बन जाएगी। शल्य चिकित्सक का मतलब होता है सर्जरी करने वाला डॉक्टर, MS। किंतु डॉक्टर चंद्रा के प्रोफेसर के शब्दों में मुझे यह कहने में रंच मात्र भी हिचकिचाहट नहीं होती कि डॉक्टर चंद्रा ने विज्ञान की प्रगति में महान योगदान दिया है। चिकित्सा ने जो खोया है वह विज्ञान ने पाया है। चिकित्सा ने जो खोया है उसे विज्ञान ने पाया। चंद्रा के एल्बम के अंतिम पृष्ठ पर उसकी जननी का बड़ा सा चित्र जिसमें वे जेसी बंगलोर द्वारा प्रदत्त एक विशिष्ट पुरस्कार को ग्रहण कर रही है, वीर जननी का पुरस्कार। और उनकी माता को भी एक पुरस्कार मिलता है जिसका नाम था वीर जननी पुरस्कार। बहुत बड़ी बड़ी उदास आंखें जिसमें माँ की व्यथा भी और पुत्री की, उन दोनों को देखकर ऐसा लगता था कि दोनों में कहीं न कहीं एक दुख भी छिपा है, लेकिन वो दुख कहीं चेहरे पर दिखाई नहीं देता है। हाँ, कभी कभी उसकी कविताओं में दिखाई जरूर देता है। तो ये थी कहानी अपराजिता। इस कहानी का नाम अपराजिता क्यों है? क्योंकि डॉक्टर चंद्रा कहीं भी हार नहीं मानती, परिस्थितियों के सामने वो हार नहीं मानती, वो निरंतर लड़ती जाती है। उन्हें देखकर लेखिका के मन में रामसांगा मूर्ति उभर आती है। और यही इस कहानी का उद्देश्य है कि लोगों को बहुत अच्छे दिनों के इंतजार में बैठने की जरूरत नहीं है। आदमी अगर चाहे तो हर परिस्थिति को अपने अनुकूल बना सकता है। उसके अंदर एक दृढ़ इच्छा शक्ति हो, निरंतर आगे बढ़ते रहने की उत्सुकता हो, उसके अंदर जिजीविषा हो, तो मनुष्य कुछ भी कर सकता है। धन्यवाद।